हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। और ये हमारा नॉलेज कैप्सूल का 9th वीडियो है जिसमें हम फिर से कोई नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट ऑफ 1975 को अमेंड किया है। तो इसमें उन्होंने हेरिटेज ट्रीज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं और उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इस वीडियो में हम हेरिटेज ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या नए रूल बनाए हैं और उन रूल्स के वायलेशन पे क्या फाइन होने वाला है। तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2 ट्री अथॉरिटी के फॉर्मेशन होंगे। पहला महाराष्ट्र स्टेट ट्री अथॉरिटी एंड दूसरा लोकल ट्री अथॉरिटी इन सिविक बॉडीज एंड काउंसिल्स, और दोनों में ही ट्री एक्सपर्ट्स होंगे। जो लोकल ट्री अथॉरिटी है उसका काम ये होगा कि हर 5 साल में ट्री सेंसस कराना और साथ ही साथ हेरिटेज ट्रीज को भी काउंट करना। 200 पेड़ों से अगर कम पेड़ों को काटना है तो उसके लिए परमिशन लोकल ट्री अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर 200 पेड़ों से ज़्यादा काटना है जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट ट्री अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्री अथॉरिटी हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ है, इनका पर्पज़ क्या है? तो इन ट्री अथॉरिटी का यही फंक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ट्री कवर बढ़ाना, 33% गवर्नमेंट लैंड में ट्री प्लांटेशन करना और जो ऑलरेडी पेड़ पौधे हैं उनका प्रोटेक्शन करना, और जो भी पेड़ हेरिटेज ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देना, उनकी प्रॉपर काउंटिंग करना और उनको काटने से बचाना, और अगर बाई चांस काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पूरा कंपनसेशन लेना। तो हेरिटेज ट्री का हमने अभी बहुत बार नाम सुन लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से पेड़ इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पेड़ जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा है वो हेरिटेज ट्री की कैटेगरी में आएगा। प्लस किस ट्री की स्पीशीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है और किस ट्री की स्पीशीज़ को कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहेगी। बट जो ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एज और ट्रीज रेयरिटी के अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी पेड़ को हेरिटेज ट्री में क्लासीफाई करना चाहिए। जैसे उसका बोटेनिकल और हिस्टोरिकल कितना इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस कितना इंपॉर्टेंस है, माइथोलॉजिकल कल्चरल कितना इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल नीम के बहुत सारी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। या फिर पीपल या बरगद जिसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है तो उनको भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो हेरिटेज ट्रीज़ को डिफाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एज है। उस पर्टिकुलर पेड़ की एज 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो हेरिटेज ट्री में आएगा। तो ट्री की एज देखने के लिए एक अलग साइंटिफिक तरीका होता है। तो जिस साइंटिफिक मेथड से ट्री की एज कैलकुलेट की जाती है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो एज के साथ साथ इस मेथड से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि वो पेड़ किस किस क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन से गुजरा, जैसे कितने ड्राई सीजन्स, रेनी या विंटर सीजन्स रहे, यहाँ तक कि कितनी बार फॉरेस्ट फायर या इंसेक्ट्स का अटैक हुआ, वो भी हम पता लगा सकते हैं। ये मेथड ट्री रिंग्स पे बेस्ड है। तो किसी भी पेड़ के क्रॉस सेक्शन में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये रिंग्स से ही हम एज पता लगाते हैं। जितनी रिंग्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा एज होती है क्योंकि एक साल में एक रिंग ऐड होती है। प्लस इन रिंग्स को देख के हम सीजन्स का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर रेनी सीजन है तो रिंग्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो पेड़ ड्राई सीजन या सीवियर स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरा है तो रिंग्स के बीच का गैप कम होगा। और अगर फॉरेस्ट फायर या इंसेक्ट अटैक हुआ है तो वो रिंग्स डैमेज्ड होंगी। तो रिंग्स देखने के लिए पेड़ को पूरा काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए साइंटिस्ट बोरर का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू पेड़ के अंदर ड्रिल किया जाता है और वो छोटा सा पतला सा पोर्शन सेंटर से लेके बाग तक का एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सारी रिंग्स कैलकुलेट की जाती हैं और भी जो भी डिटेल्स देखनी है सीजनल वो भी देख सकते हैं, और उसके बाद वो वापस से ट्री के अंदर डाल दिया जाता है ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग किसी भी पेड़ की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली स्टॉप होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें कभी कभी मजबूरी में पेड़ काटने पड़ते हैं। तो इन केस किसी प्रोजेक्ट डेवलपर ने महाराष्ट्र लोकल ट्री अथॉरिटी से परमिशन लिया है पेड़ काटने के लिए, तो जो महाराष्ट्र में अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट डेवलपर को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, अगर उसने हेरिटेज ट्री को काटने की परमिशन ली है तो उसको उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे जितनी उस हेरिटेज ट्री की एज है। तो
प्लांटेशन के टाइम उन पेड़ों की जो हाइट है वो कम से कम 6 से 8 फीट ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उस हेरिटेज ट्री की एज 60 ईयर्स है तो उसको 60 पेड़ लगाने पड़ेंगे जिनकी हाइट कम से कम 6 से 8 फीट है। सेकेंड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन ट्री लगा रही है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 7 साल तक वो सारे पेड़ सही सलामत हैं। प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन उन नए पेड़ों को जियो टैग भी करेगी ताकि उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग आराम से किया जा सके। थर्ड, जो प्लांट्स लगाए जाएंगे हेरिटेज ट्रीज के कंपनसेशन में वो वहीं लगाए जा सकते हैं जहां या तो वो हेरिटेज ट्री प्रेजेंट था या जो पब्लिक प्लेसेस हैं। बट इन केस अगर किसी प्रोजेक्ट डेवलपर ने परमिशन नहीं ली है लोकल ट्री अथॉरिटी से और उसने पेड़ काट दिया है तो उसके ऊपर फाइन हो सकता है 5,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये पर ट्री के हिसाब से। पर अगर किसी प्रोजेक्ट डेवलपर ने लोकल ट्री अथॉरिटी से परमिशन लिया है पेड़ काटने के लिए लेकिन उसके लिए कंपनसेटरी प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब उस पेड़ काटने के बदले वो नए पेड़ नहीं लगा सकता है किसी रीज़न से, तो उसको जो पेड़ काटेगा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तय की जाएगी और वो वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। पर अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिफाइन नहीं किया है कि किसी भी ट्री की इकोनॉमिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बट ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी ट्री की इकोनॉमिक वैल्यू डिसाइड करने के लिए अदर देन वुड की तो वैल्यू होती है, बहुत सारे और भी मेजर फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और ये मेजर फैक्टर ट्रीज के वही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जिसपे हम सबका सर्वाइवल डिपेंडेंट है। कोरोना के टाइम पे हम सब ने सांस लेने की वैल्यू समझी, हम सब ने ऑक्सीजन को समझा और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ से ही मिलती है। जिस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश हो जाती है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, इतने तूफान आ रहे हैं, समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूबने की कगार पे हैं। उसका मेन रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पेड़ ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ये पेड़ की जड़ें ही हैं जो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन कम होता है और लैंडस्लाइड से भी प्रोटेक्शन मिलता है। पेड़ बहुत सारे जीव जंतुओं के घर भी होते हैं और वो जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी भी एक स्पीशीज़ के एक्सटेंट होने से हमारा इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल और बोटानिकल फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू को डिटरमाइन करने में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही इन ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अदर देन वुड ये सब भी इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि इनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए किसी भी ट्री की इकोनॉमिक वैल्यू तय करने के लिए। तो यही थे नए रूल्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाए हैं हेरिटेज ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें हमने बहुत सी नई बातें भी जानी कि हेरिटेज ट्रीज़ क्या होते हैं और किसी भी ट्री की एज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे एनकरेजमेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।